नमस्कार और लर्न विद ब्रेंडा में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए आप एक सुबह उठते हैं और आपका फ़ोन एकदम साइलेंट महसूस होता है। आप व्हाट्सअप खोलने की कोशिश करते हैं पर वो काम नहीं करता। आप इंस्टाग्राम चेक करते हैं, वो भी नहीं चलता। यूट्यूब, एक्स, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है। हाल ही में ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में लाखों लोगों की एक रियलिटी थी और गवर्नमेंट का ये डिजिटल स्विच ऑफ करने का डिसीजन शांति नहीं लाया, बल्कि इसने भारी प्रोटेस्ट, हिंसा और एक पॉलिटिकल क्राइसिस की आग भड़का दी। और आज के इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि नेपाल में आखिर हुआ क्या और कैसे एक सोशल मीडिया बैन की वजह से सड़कों पर इतने घातक क्लैशेस हुए और ये घटना हमें गवर्नमेंट, टेक कंपनीज और डिजिटल एज में सिटीजन्स के राइट्स के बीच बदलते हुए टेंशन के बारे में क्या क्या बतलाती है। तो हम इस पॉइंट तक पहुँचे कैसे? ये कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था। पिछले कुछ महीनों से नेपाल की गवर्नमेंट बड़ी टेक कंपनीज पर अपने लोकल लॉज को फॉलो करने के लिए प्रेशर बना रही थी। सबसे बड़ा इशू था रजिस्ट्रेशन का। गवर्नमेंट चाहती थी कि ये प्लेटफॉर्म लोकली रजिस्टर करे और नेपाल में उनका एक फिजिकल ऑफिस हो और वो कंटेंट मॉडरेशन और ग्रीवेंस रेशल के जो नियमों होते हैं उनका पालन करे। तो आसान शब्दों में एक ऐसा सिस्टम जो यूज़र कंप्लेंट को हैंडल करे और इलीगल कंटेंट को हटाए। यह सिर्फ नेपाल के लिए यूनिक नहीं था। इंडिया सहित कई देश ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ग्लोबल जायंट को ज़्यादा अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। असल में नेपाल के पास इसका एक प्रेसिडेंट भी था। 2023 में उन्होंने टिकटॉक को भी बैन कर दिया था, लेकिन 2024 में यह बैन हटा दिया गया जब टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बिटडेंस लोकल रेगुलेशन को रजिस्टर करने और फॉलो करने के लिए सहमत हो गई। इसने आगे के लिए एक स्टेप भी तैयार कर दिया जब गवर्नमेंट का मैसेज साफ था कि यहाँ पे हमारे नियमों का पालन करे या शटडाउन का सामना करे। तो चलिए इसी बैकग्राउंड के साथ आइए देखते हैं कि अब क्या हुआ। तो गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव जारी किया था जिसमें 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया था। इस लिस्ट में लगभग हर वो नाम शामिल थे जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स। ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि ये प्लेटफॉर्म लोकली रजिस्टर नहीं किए हैं और साइबर क्राइम, मिस इंफॉर्मेशन और हेट स्पीच से निपटने के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट में कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन तुरंत और ज़बरदस्त था। इससे एक सिंपल रेगुलेटरी मेजर के तौर पर नहीं, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक हमले के रूप में देखा गया। हजारों युवा, ज़्यादातर स्टूडेंट, जिसको अक्सर जेनजेड भी कहा जाता है, उन्होंने नेपाल की कैपिटल काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों जैसे पोखरा और विराटनगर की सड़कों पर उतर गए। उनका प्रोटेस्ट सिर्फ एक शांत मार्च नहीं था, वो डेमोन्स्ट्रेटर्स काठमांडू में पार्लियामेंट की तरफ बढ़े और न्यू बनेश्वर में नाम की जगह पर सिचुएशन नाटकीय ढंग से बिगड़ गई। प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी बैरिकेड्स जो तोड़ दिए। इसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस, लाठीचार्ज और यहाँ तक कि रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया। दृश्य बेहद ही चाउतिक हो गया था। क्लैशेस के बीच एक एम्बुलेंस को आग भी लगा दी गई थी। प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में घुसने की भी कोशिश की थी। ये तो साफ था कि ये सिर्फ एक सिंपल प्रोटेस्ट से कहीं ज़्यादा था। ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस था। तो एक सोशल मीडिया बैन ने इतने शक्तिशाली रिएक्शन क्यों प्रोवोक किया, यहाँ हमें और गहराई से देखने की ज़रूरत है। सड़कों पर लगाए जा रहे ये नारे असली कहानी बताते हैं। उनमें से एक सबसे प्रमुख नारा है, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। यह हमें बताता है कि सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक ट्रिगर था। आखिरकार चिंगारी नेपाल के युवाओं के लिए ये मुद्दे जो गवर्नमेंट के प्रति गहरी जो निराशा थी, उनका करप्शन और इस एहसास से ही जुड़ा हुआ था कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। और सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म था जहां वो अपनी बात 3 करोड़ आबादी में से लगभग 90% इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इस शटडाउन का इम्पैक्ट इसलिए बहुत बड़ा था। अब प्रोटेस्टर्स पर गवर्नमेंट का रिस्पांस काफ़ी कठोर था। जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, जरूरी
संस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए जो आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया, सिर्फ काठमांडू में ही नहीं बल्कि कई दूसरे शहरों में भी कर्फ्यू लगा दिए गए। इसका इसका मानवीय परिणाम बहुत दुखद था। रिपोर्टर्स के अनुसार इन क्लैशेस में कम से कम 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। काठमांडू के हॉस्पिटल्स ओवरवेलम हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए अर्जेंट अपील भी जारी की। इसका पॉलिटिकल असर भी तेज़ी से हुआ। इस कठोर रमेश लेखक ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने इस क्राइसिस का इस्तेमाल लीडरशिप में बदलाव और यहाँ तक कि जल्द से जल्द इलेक्शन की मांग करने के लिए भी किया। और एक हैरान करने वाला उलटफेर ये हुआ कि देश के इंटरनेशनल और देशी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सोशल मीडिया बैन हटाया जा रहा है एंड प्लेटफॉर्म को रिस्टोर किया जा रहा है। इस फैसले ने लोगों के प्रोटेस्ट की अद्भुत शक्ति को दिखाया, लेकिन बैन हटाने के बाद भी कुछ एरियाज में भारी सिक्योरिटी प्रेजेंस और कर्फ्यू बने रहे, जो इस सिचुएशन की नाजुकता को भी याद दिलाते हैं। और ये पूरी घटना एक ग्लोबल डिबेट में एक केस स्टडी भी है। आप प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल राइट्स के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं? गवर्नमेंट तर्क देती है कि उन्होंने सिटीजन्स को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए ही रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना है कि ब्लैंकेट बैन्स एक ऐसा हथियार है जो फ्री स्पीच को दबाता है और ज़्यादा बेहतर और सॉल्यूशन का विकल्प चुनते हैं। नेपाल की घटनाओं ने दिखाया है कि जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि नेपाली गवर्नमेंट की सोशल मीडिया को एक ब्लैंकेट बैन के जरिए रेगुलेट करने की कोशिश बुरी तरह से फेल हो गई थी। इसने बड़े पैमाने पर यूथ लेड प्रोटेस्ट को भड़काया जो करप्शन और गवर्नमेंट्स पर गहरी नाराजगी से प्रेरित था। इससे घातक क्लैशेस भी हुए, एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी पैदा हुआ और अंत में पॉलिसी को तेज़ी से वापस लाना भी पड़ा। यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हमारी इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुँच अब सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये अब एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौलिक अधिकारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। और जब गवर्नमेंट इस डिजिटल स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो रियल वर्ल्ड क्लैशेस होते हैं और रियल वर्ल्ड में गुस्से को भड़काने का रिस्क भी होता है, जिससे काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, नेपाल की इन घटनाओं पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए गवर्नमेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त रेगुलेशन यहाँ तक कि बैन लगाना सही है, या उन्हें विरोध का कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर देता है? और आपके हिसाब से अपना सही बैलेंस क्या है? अपना पर्सपेक्टिव नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो लर्न विद बिरेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।